हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेट्स डू इट। तो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और इस चैप्टर को हम लेट्स कंप्लीट इन वन शॉट। इसका रिवीजन हो जाएगा आज और प्लस आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस होने वाले। सो बी टिल द एंड ऑफ दिस सेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पीपल रिसोर्स हम किसको कहते हैं? रिसोर्स जो हमारे काम में आती है। तो पीपल को रिसोर्स क्यों कहा है? पीपल रिसोर्स इसीलिए क्योंकि हेल्दी और सारे पीपल रिसोर्स नहीं बन जाते हैं ना। तो जो हेल्दी और एजुकेटेड पीपल होते हैं वो रिसोर्स बन जाते हैं और ह्यूमन कैपिटल बनते हैं। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमने एक ह्यूमन कैपिटल भी पढ़ा था कि वो मेन होता है। ह्यूमन कैपिटल जो है मेन होता है, वो लैंड को, लेबर को और फिजिकल कैपिटल को मैनेज कौन करता है? ह्यूमन कैपिटल मैनेज करता है। सो दैट्स वाई ह्यूमन कैपिटल इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक इंसान को हाउ टू मेक एन ह्यूमन एज ह्यूमन कैपिटल। सारे लोग तो ह्यूमन कैपिटल नहीं होता एज वी हैव डिस्कस्ड। सो वी कैन अचीव दिस बाई इन्वेस्टिंग ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। किसी के ऊपर कोई इंसान अगर अच्छे से एजुकेटेड है और हेल्दी है, अगर वो एजुकेटेड है, अगर हेल्दी नहीं है तो कोई काम का नहीं, हेल्दी है एजुकेटेड नहीं फिर भी कोई काम का नहीं। सो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही उसको एक ह्यूमन कैपिटल बनाता है। सो इस चैप्टर का मेन एसेंस जो है दो स्टोरीज से, बड़े प्यारे से स्टोरीज है जिससे हमको अच्छे से समझ आ जाएगा कि एजुकेशन का कितना महत्व है और हेल्थ का कितना महत्व है। हम ऐसे कह के तो नहीं समझ सकते। सो ये एक एग्जाम्पल है उसके लिए। तो पहले हम स्टोरी ऑफ शकल पढ़ेंगे। तो शकल जो है उसके पापा थे एक फार्मर, तो एग्रीकल्चर काम करते थे और उसकी मम्मी डोमेस्टिक चोर्स में हेल्प करती थी। सो उन्होंने सोचा कि शकल को जो है स्कूल में भेजते। तो उन्होंने अच्छे से उसके एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया और जब उसकी हाई स्कूल कंप्लीट हो जाती है तो लोन पे लिया उन्होंने और वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर्स करवाया, मतलब कंप्यूटर सिखाया अपने लड़की को और लड़के को आई मीन। सो उसके बाद क्या हैप्पी होंगी होगी, उसके जॉब मिल गया और उसने एक न्यू सॉफ्टवेयर बनाने की वजह से उसको एक प्रमोशन भी मिल गया। सो कहानी की हैप्पी एंडिंग हो गई। बट एक जगह दूसरी स्टोरी है विलास की। विलास की क्या होता है, ये उसके फादर जो है, बहुत बुरी बात है, अनफॉर्चुनेटली 2 इयर्स में ही उनकी डेथ हो जाती है और उसकी मदर जो है घर चलाती है फिश सेल करके। विलास जो है एर्थराइटिस बीमारी से भी जो है सफ़र कर रहा था, तो वो अच्छे से स्कूल भी नहीं जा पा रहा था। सो उसने स्कूल भी छोड़ दी थी और वो मतलब उसकी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो इंटरेस्टेड भी नहीं था स्टडीज़ में। सो लेटर थोड़े दिनों के बाद उसकी मम्मी सिक हो जाती है। तो अब क्या करे, विलास को बोला जाता है कि तुम फिश ही सेल करो। अगर वो एजुकेटेड होता तो कोई और अच्छा सा जॉब ढूंढ लेता, वापस फिशिंग सेल नहीं करता, तो जो है फिश को सेल नहीं करता। सो इसकी वजह से उसको बहुत ही लेस इनकम मिलती है जैसे कि उसकी मम्मी को मिलती थी। सो दिस इज़ अ सैड एंडिंग, उतना अच्छा एंडिंग नहीं हुआ कि वही स्थिति है, कुछ बदली नहीं। अब इन दोनों केसेस में हम क्या कॉमन देख सकते हैं? हम देख सकते हैं एजुकेशन और हेल्थ, ये दोनों चीज़ों को कॉमन देख सकते हैं। अगर सोचो विलास थोड़ा भी अगर अच्छा सा हेल्दी होता तो शायद वो स्कूल चले जाता और उनकी स्थिति थोड़ी सी बेटर हो पाती, है ना। तो एजुकेशन और हेल्थ कंबाइन करके किसी एक इंसान को ह्यूमन कैपिटल में बदल सकते हैं। सो दिस इज़ द केस। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ना है अभी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में 3 तरीके के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में एक तरीके से हम मान लो कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, हम कर रहे हैं प्रोडक्शन, मतलब हमने कुछ सोचा कि एक इंडस्ट्री जो है सेटअप करते हैं और उसके लिए पूरा कर रहे हैं। तो उसमें हमारा प्राइमरी क्या हो गया? मान लो मैं सोच रही हूँ मुझे पैक्ड फूड भेजना है, ठीक है, मुझे क्या करना है, फूड जो है पैक करके भेजना है। अब पैक फूड भेजने के लिए क्या होगा? सबसे पहले मुझे वेजिटेबल्स, वेजीज, राइस, वीट, ये सारे कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो ऐसे में प्राइमरी एक्टिविटी हो जाएगा, मैं इन सब का कलेक्शन करूँगी और उसके बाद एक इंडस्ट्री सेटअप करूँगी जहाँ पे इन फूड को मैं कुक करूँगी, बनाऊँगी, मैन्युफैक्चर करूँगी, पैक कर दूँगी और रख दूँगी। अब टर्शियरी में इसको मैं ट्रांसपोर्ट करूँगी और घर घर जाके बेच दूँगी। सो दिस इज़ द होल सिनेरियो। सो इसी तरीके से प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, सो ये जो है मेन है, यहाँ से हम चीज़ों को जो है कलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे सेकेंडरी में सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है इनकी, जहाँ जो यहाँ से कलेक्ट हुए थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। और यहाँ पे ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, बैंकिंग, ये सारे टर्शियरी एक्टिविटीज़ होते हैं। ये जो सारे एक्टिविटीज़ हैं ये सारे कंट्री के इकोनॉमी के लिए ऐड करते हैं, मतलब कंट्री के इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। नाउ इसमें मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ भी होते हैं। मार्केट मतलब ऐसे एक्टिविटीज़ जो हम प्रॉफिट के लिए करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट के
एक्सपेक्टेशन में जो है हम ये मार्केट एक्टिविटीज़ करते हैं। नॉन मार्केट नाम से ही समझ रहे हैं हम खुद के लिए कर रहे हैं, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, हमको कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। ठीक है, मान लो हमने घर पे खुद के लिए खाना बनाया तो हम चाहेंगे कि कोई आके हमको उसके लिए पैसे दिए, नहीं, दैट्स अ नॉन मार्केट एक्टिविटी। अब डिविजन ऑफ लेबर देखो, दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। तो डिविजन ऑफ लेबर कैसे? ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन्स मेन एंड वुमेन लेबर इज डिवाइडेड। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग बोलते हैं। और बोला क्या जाता है कि मेन जो है सिर्फ मनी अर्न करने के लिए होते हैं, सो उनको बस बाहर जाके मनी जो है अर्न करना है। अब वुमेन की देखो, वुमेन की कहानी बहुत बड़ी है। वुमेन को बोलते हैं कि तुम बस घर पे रहो, डोमेस्टिक चोर्स देखो। ठीक है, और अब डोमेस्टिक चोर्स जो है देखो, एक वुमेन है, मान लेते हैं ये जो है घर पे बैठ के कोई काम कर रही है, अगर वही काम वही डोमेस्टिक चोर जाके ये किसी और के घर पे करेगी तो इसको उसके बदले पैसे मिलते हैं, यहाँ पे इसको कोई पैसा नहीं मिलता। सो इसलिए ये अनएम्प्लॉयड भी कहलाई जा सकती है। ठीक है, सो उनको इसीलिए उनके वर्क को कंट्री के इकोनॉमी में रिकग्नाइज नहीं किया जाता। वो काम तो भले ही कर रही है, पूरे दिन इतने मेहनत से वुमेन्स जो है काम करते हैं, फिर भी कंट्री के इकोनॉमी में वो ऐड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसके लिए उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा है। बट जब वो लेबर मार्केट में एंटर होती है तब उनको उनके काम के लिए पे किया जाता है। बट वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या है, वेरी सैड सिचुएशन क्या है, उनको बहुत लो पे किया जाता है कंपेयर टू दी मेन। और उसके साथ साथ अगर किसी वो अच्छे से स्किल्स सीख गई, एजुकेशन ले लिया उन्होंने और उसके बाद वो किसी अच्छे से जॉब कर रही है, तभी भी वहाँ पे भी उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, जैसे मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर, सोशल सिक्योरिटी लीव। सो इस तरीके से कुछ भी उनको अच्छी फैसिलिटीज़ जो है नहीं मिलते। और बोला जाता है कि वुमेन को सिर्फ टीचिंग, मेडिसिन ऐसे जॉब्स ही करने पड़ते हैं, करना चाहिए एक्चुअली, ऐसा बोला जाता है। आपने भी सुना होगा लोगों को, क्यों? क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी सिक्योरिटी है, अच्छे फैसिलिटीज़ है, इस बहाने जो है वुमेन्स इस जॉब्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड और जो मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन है वो बहुत कम मीगर एजुकेशन लेते हैं, मतलब उतने एजुकेटेड नहीं होते। और मेन का तो ज़्यादा कहानी है नहीं, वो वुमेन के कंपैरिजन में हमारे कंट्री में लिटरेट जो है मेन में बहुत ज़्यादा है अभी भी। मतलब डिफरेंस देखो, एक बार ग्राफ दिया है ना, डबल बार ग्राफ, उसमें मेन की और वुमेन की दिखाइए ग्रोथ रेट, मतलब लिटरेसी में। सो अभी भी मेन का बार ही बड़ा है, वुमेन का फिर भी छोटा ही है। सो ये बड़ा होना चाहिए, या तो इक्वल हो जाए या फिर बड़ा हो जाए। दैट्स वेरी हैप्पी थिंग अगर वैसा कुछ हो जाए तो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन मतलब हमारे कंट्री में इतनी सारी पॉपुलेशन तो है, पर ये काम की है, ये अच्छी है, लेकिन इनकी क्वालिटी कैसी है वो डिपेंड करता है लिटरेसी रेट पे, हेल्थ ऑफ अ पर्सन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? ये सारे पॉइंट जो है क्वेश्चन आंसर्स में एक जगह आपको यूज होंगे। एजुकेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट इनपुट है किसी भी पर्सन की ग्रोथ के लिए, जैसे कि आपने सकाल का देखा, और इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, इट कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल इनकम, एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नेंस। सो ये सारे चीज़ों की वजह से मतलब एजुकेशन का कोई नेगेटिव साइड है ही नहीं। कोई बंदा थोड़ा सा भी, मतलब अगर उसने मैट्रिक भी पास कर लिए, 10th भी पास कर ली है, फिर भी इट्स अ गुड थिंग, उनको कोई अच्छी खासी जॉब मिल सकती है। सो एजुकेशन में कोई बैड तो है नहीं, एजुकेशन इज़ अ वेरी गुड थिंग। नाउ एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए नवोदय विद्यालय जो है सेटअप किए जाएँ। ये बहुत अच्छे विद्यालय होते हैं जहाँ पे 6 to 12 की आई थिंक एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, 6 to 10। और यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन जो है ये लोग प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे मतलब रेजिडेंशियल होता है कि स्कूल भी होता है और हॉस्टल भी होता है, वहाँ पे फूड, क्लोथ सब कुछ प्रोवाइड करते हैं वो लोग, और अच्छे से बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के बाद बाहर भेजते हैं। सो वेरी गुड स्कीम। नेक्स्ट जो है कंट्री है, उसने एजुकेशन में फर्स्ट प्लान में सिर्फ 151 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, और 11th प्लान के आते आते 3700 जो है 3760 जो है उसने इन्वेस्ट किए हैं एजुकेशन पे। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, गिव इट अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, थम्स अप। ऐसे धीरे धीरे एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाना चाहिए। बट द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंट ऑफ GDP रोज फ्रॉम 0.64% इन 1951, मतलब 1951 to 52 में 0.64% था, और 2015-16 में 3.0% तक आ गया। वेरी गुड, जो है बढ़ तो गया है, पर पास्ट फ्यू ईयर से वो कांस्टेंट ही रह रहा है, मतलब और बढ़ नहीं रहा है ना। सो दिस इज़ वेरी बैड, मतलब ये थोड़ी सी सोच की विषय है कि वापस कांस्टेंट क्यों है, और बढ़ते ही जाना चाहिए।
दैट्स द केस। और लिटरेसी रेट मतलब लिटरेट हम किसको कहते हैं, कोई इंसान जो कोई एक भाषा पढ़ ले लिख ले उसको हम लिटरेट कहते हैं। तो लिटरेट में भी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे इंडिया में लिटरेट की। सो सिर्फ 18% लिटरेट्स थे हमारे 1951 में, और 74% तक आ गए हैं 2010 तक। सो इट्स अ गुड थिंग, कहाँ से कहाँ तक रोज हो गए हमारी पॉपुलेशन, सो वेरी गुड। और ये लिटरेसी रेट जो है स्टेट टू स्टेट भी वैरी करता है, जैसे कि केरला में 94% लिटरेट्स और वहीं बिहार में सिर्फ 62% है। सो स्टेट टू स्टेट भी ये वैरी करता है। अब क्या क्या किया गया इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, देखो सर्व शिक्षा अभियान लाया गया जिसमें एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14, ब्रिज कोर्सेज, बैक टू स्कूल कैंप्स लाए गए जो जहाँ से जिससे कि बच्चे जो है स्कूल में इनरोल करवाए, मिड डे मील स्कीम, मतलब बोला गया कि तुम बस बच्चों को स्कूल भेजो, हम उनको खाना भी खिलाएंगे, सो ताकि बच्चे स्कूल आए अटेंडेंस को इंकरेज करने के लिए। और डिस्टेंस एजुकेशन, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल, तो ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट ने लाए ताकि जो बच्चे वो स्कूल आए और पढ़ाई करें। सो या दिस इज द थिंग। एंड हेल्थ की बात करें, सो हेल्थ की बात करें, हेल्थ इज़ एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस ऑफ रियलाइजिंग वंस वेल बीइंग, क्योंकि अगर कोई बंदा हेल्दी है फिर ही वो अपने पोटेंशियल को समझ सकता है। जब तक वो हेल्दी नहीं है, जैसे कि विलास का देख लो, विलास जो है हेल्दी नहीं था, सो उस वजह से वो अपने पोटेंशियल को नहीं जान पाया, है ना। क्या पता अगर वो हेल्दी होता तो स्कूल चले जाता एंड वो अपने पोटेंशियल को जान लेता और उसको एक अच्छी खासी जॉब मिल पाती। सो दिस इज द केस। So health is very important. Therefore, improvement in health status of population has been a priority. But there are only 381 medicinal colleges and only 301 dental colleges just for states like Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu. इन 4 states में बहुत सारे colleges हैं और ये भी बहुत कम है ना। According to our population इतना नहीं होना चाहिए था और ज़्यादा होना चाहिए था। So this is the case of health. अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट की। सो अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या चीज़ है? अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क कैन नॉट फाइंड जॉब्स, उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब रूरल एरिया में अलग अनएम्प्लॉयमेंट होता है और अर्बन एरिया में अलग अनएम्प्लॉयमेंट होता है। रूरल में होता है सीजनल और एक होता है डिस्गाइज्ड। तो सीजनल में क्या है? पीपल फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने नहीं लिखा है। सो पीपल जो है ये कॉमनली एग्रीकल्चर में होता है, आपने देखा ही होगा लोगों को कि जिस सीज़न में जो है वो सोइंग करते हैं, वीडिंग करते हैं, तब तो लोगों को अच्छे खासे जॉब्स मिल जाते हैं, बट जैसे ही वो सीज़न ख़त्म हो जाता है तो लोग आइडल बैठ जाते हैं, ठीक है। सो इसलिए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत होता है बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ लोग जो है जिसके हमने पालमपुर में भी देखा था कि फार्म लेबरर्स बनते हैं, उनके पास खुद की ज़मीन हो ना हो तो वो दूसरों के फार्म्स में जाके काम करते हैं। सो उस टाइम पे उनको कुछ महीने में तो अच्छे से जॉब मिल जाता है, बट अगेन पूरे साल वो एम्प्लॉयड नहीं रहते। और डिस्गाइज्ड मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सा अनएम्प्लॉयमेंट है ये। इसमें पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट दे आर अनएम्प्लॉयड। जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ काम करना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक घर में 8 लोग हैं। अब ये 8 लोग जाके खेत में काम कर रहे हैं, ठीक है, वेल एंड गुड, बड़ी यूनिटी से काम चल रही है, बट ये छोटी सी खेत है भाई, यहाँ पे 8 लोगों की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे 5 लोगों से भी काम किया जा सकता है, फिर भी ये 8 लोग जा रहे हैं काम के लिए। तो 3 लोग क्या हुए? 3 लोग जो है सरप्लस टाइप के हो गए ना, सरप्लस हो गए, जिसके हमने पिछले चैप्टर में देखा था, सरप्लस क्रॉप जो है सेल करते हैं। तो यहाँ पे ये सरप्लस हो गया, एक्स्ट्रा हो गए, ये 3 लोगों की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। फिर यहाँ इनके कहाँ पे ज़रूरत है? ये कहीं और जाके सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शियरी सेक्टर में जाके काम कर सकते थे। सो इन 3 लोगों का यहाँ पे होना ना होना फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। उनकी इकोनॉमी में तो ग्रोथ नहीं आएगा उस फैमिली की। सो वहाँ पे वो एम्प्लॉयड नहीं कहलाए जाएंगे, वो एम्प्लॉयड नहीं है। वो ये 3 लोग जाके किसी और सेक्टर में काम करेंगे तो उनकी फैमिली की भी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। सो ऐसे बहुत सारे फैमिलीज़ में होता है कि बहुत छोटा सा खेत है और उसमें पूरी फैमिली जाके काम कर रही है, जबकि वो ज़रूरत नहीं है। उन 3 लोगों को एजुकेटेड कर दो, उनको पढ़ाई लिखाई करा दो, फिर वो कोई जॉब करेंगे। सो दिस इज़ द केस। अब अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। यहाँ पे लोग पढ़े लिखे तो हो जाते हैं, मेनी यूथ विथ मेट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स। ये लोग काम करना चाहते हैं फिर भी इनको काम नहीं मिल रही है। दिस लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर। क्यों? क्योंकि ये लोग अगर इनको जॉब मिल जाए तो एक एसेट बन सकते हैं, वो एक लाइबिलिटी बन जाते हैं।
और इकोनॉमिक ओवरलोड को बढ़ाते हैं। और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये इंडिकेटर है डिप्रेस्ड इकोनॉमी का। अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है यानी कि इकोनॉमी जो है अच्छी नहीं है उस कंट्री की। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो इन इंडिया, ये देखो ये कैसे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो इन इंडिया। ऐसा क्यों? बहुत सारे लोगों को तो जॉब नहीं मिल रहा, हम सुनते हैं, पर ये जो है इसलिए है क्योंकि पीपल स्टार्ट वर्किंग एनीवेयर दैट कैन फेच देम सम मनी। आपने देखा होगा कि लोग जो है पोस्ट ग्रेजुएट कर लेते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, पर उसके बाद भी उनको जॉब नहीं मिल रही होती, तो वो उनको कैसे तो घर तो चलाना पड़ेगा। इंडियन फैमिलीज है, किसी एक पर पूरी फैमिली निर्भर होती है, तो कुछ तो करके उनको इनकम करना पड़ेगा, पैसे लाने पड़ेंगे। तो कहीं पे भी वो जाके काम करना शुरू करते हैं, बट उनका पोटेंशियल वो नहीं होता, तो दे अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट दे आर अनएम्प्लॉयड। ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि वो काम तो कर रहे हैं, पर उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वो उनका काम नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ लोग ऑटो ड्राइवर्स बन जाते हैं, कैब ड्राइवर्स बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने स्किल के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल रही। सो दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। सो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये मैंने उसमें से लिया है, बट इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमारे नोट्स में ही आपको मिल जाएंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज रिसोर्स, ये 3 मार्क्स में एक बार आया था क्वेश्चन। सो देखो, people can make best use of nature to create more resources when they have knowledge, skill and technology to do so. This is why human beings are considered as a resource. It is the abilities of human beings which help in transferring a physical material into valuable resource. So this is why people are considered a resource. So यहाँ पे जो भी है it's optional, you can write, और just इसमें से थोड़ा सा लेके भी आप लिख सकते हो। So बहुत बड़ा दिया है। What is the role of education इन फॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल? सो ये तो हमारे नोट्स में भी दिया है ना, कि हाउ एजुकेशन इज हेल्पफुल। सो यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल and productive knowledge embodied in a population. Proper education and training enable the formation of this human capital. An educated population is an asset, a resource. In contrast, uneducated and untrained educated individuals make efficient use of available resources and opportunities. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल भी अच्छा दिया है इसमें, कि हम लोग ये एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अनएजुकेटेड पीपल जो है वो कैसे लायबिलिटी बन सकते हैं कंट्री के इकोनॉमी के लिए। सो दिस इज द आंसर। अरे अरे अरे, व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल? सो हेल्थ जो है, ह्यूमन कैपिटल रेफर, वापस वही चीज़ है ना, वापस वही चीज़ रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव. The skill and productive knowledge is provided with the help of proper education and training. However, the benefits of education alone do not lead the creation of human capital. A human population which is educated but unhealthy cannot realize its potential. तो ये बहुत important है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, cannot realize its potential. An unhealthy population is a liability and not an asset. Hence, health is an indispensable basis. ये भी हमारे नोट्स में लिखा था, basis for realizing one's well-being. ठीक है. Now, what are the various activities undertaken in? So, primary में जैसे कि हमने देखा था कि agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry farming, mining and quarrying are the activities in the primary sector. And secondary में comprises activity related to processing of natural resources. Manufacturing is included in this sector. And tertiary में comprises that provide support to the primary and secondary activities. ठीक है. So through various services like trade, transport, communication, banking, education, health, tourism. So ये सारे examples हैं tertiary के. What is the difference between economic and non-economic activities? तो economy में हम क्या करते हैं? यहाँ पे economic ही पूछा है ना. Activities that add value to the national income. ठीक है. This is the main core of this answer. And are called economic activities. Have two parts, market and non-market activities. इसमें production for self consumption, मतलब non production for pay और profit. Market activities हमने देखा था ना, ये ऐसे activities जो, अरे क्या हो जाता है इसको, ऐसे होते हैं जिसमें हम पेमेंट या फिर प्रॉफिट को दिमाग में रख के करते हैं, और ये नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हैं. और नॉन इकोनॉमिक में ये तो कोई ऐड ही नहीं करते नेशनल इनकम में. सो फॉर एग्जांपल एन इंडिविजुअल परफॉर्मिंग डोमेस्टिक चोर्स. सो वुमेन के वर्क को भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसिडर किया जाता है. एंड क्वेश्चन नंबर 9, हाउ विल यू एक्सप्लेन टर्म अनएम्प्लॉयमेंट? ये तो हमारे नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ है. अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन in which people are able and willing to work at the going wages cannot find job. ठीक है.
और बस इतना ही. एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एन इंडिविजुअल इज टर्म्ड एज अनएम्प्लॉयड इफ ही और इज अ पार्ट ऑफ वर्कफोर्स बट इज अनेबल टू डू सो, है ना. सो एक इंडिविजुअल को हम कब अनएम्प्लॉयड कहते हैं, जब वो एक वर्कफोर्स की पार्ट है, मतलब 15 to 59 ईयर्स में, 60 ईयर्स में वो आ रहे हैं, बट फिर भी उनको जो है वो कैपेबल भी है वर्क के लिए और विलिंग भी है काम करने के लिए, वर्कफोर्स में आ भी रही है और उस पेमेंट में वर्क करने के लिए भी तैयार है, बट उनको वैसा जॉब नहीं मिल रहा. सो दे आर अनएम्प्लॉयड. एंड वाई आर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ पॉपुलर प्रॉब्लम इन इंडिया. तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. जैसे कि ये बोल सकते हैं कि इंडिया में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एंड ये बहुत हो भी रहा है. एंड इंडिया में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. एंड वो यहाँ पे अनस्किल्ड एजुकेटेड यूथ गेट चर्न आउट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आफ्टर year after year, but only a fraction of them are able to find suitable jobs. Among the remaining, some remain unemployed while the others. So जो है कोई भी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं जो उनके पोटेंशियल के लिए अच्छा नहीं है. दिस टर्न्स टू लीड्स इन वेस्टेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है. वेस्टेज ऑफ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रिसोर्सेज दैट हैज़ बीन स्पेंट ऑन एजुकेटिंग देम, और वेस्टेज ऑफ मैन पावर. यहाँ पे जो भी है ना, देखो यहाँ पे इस वाले पेज पे ये लिख सकते हैं हम, पूरा ये पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं इस आंसर के लिए. तो ऐसे पैराग्राफ में हम नहीं लिखेंगे, जिसकी मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था. कैन यू सजेस्ट सम मेजर्स टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. तो मेक एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल मोर करियर ओरिएंटेड विच वुड इंडो इंडिविजुअल विथ not only education but also requisite skills for gaining successful employment, or create a sort of screening process whereby each individual chooses subjects that suits his. हाँ, ये it's very important कि हम हमारे मन से भी इस आंसर में कुछ भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, बट यहाँ पे क्या दिया है कि उनको एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होना चाहिए जहाँ पे वो अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जो है चूज कर पाए. द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूअर सब्जेक्ट्स एंड फील्ड्स ऑफ स्टडी एट स्कूल लेवल शुड बी अकम्पनीड बाय ग्रोथ ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द सेक्टर्स दैट वुड एम्प्लॉय द स्टूडेंट्स इलेक्टिंग टू स्टडी सच सब्जेक्ट्स. और हम ये भी लिख सकते हैं कि जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं आजकल जो है कंप्यूटर, AI, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है हमको पढ़ाए जा रहे हैं कि ताकि हमको ये वोकेशनल सब्जेक्ट से भी आगे जाके कोई जॉब मिल जाए. सो ये भी कर सकते हैं हम. सो दिस इज़ द होल चैप्टर. एंड ये नोट्स आप एक बार रीड कर सकते हो ज़रूर. और आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड गिव इट अ बिग थम्स अप इफ़ यू लाइक, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल. थैंक यू.